नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में बुधवार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक में प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिला निकाय आयुक्तों ने भी शिरकत की। बैठक में प्रदेश के सभी शहरी निकायों को आत्मनिर्भर करने और उनका बजट बनाने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि आज की इस बैठक में शहरी स्थानीय निकाय का बजट तैयार करने पर चर्चा हुई है। हर शहरी निकाय अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें वह अपनी आय, केंद्र और राज्यों से मिलने वाले फंड, विकास कार्यों में खर्च का आकलन करेगा। गुप्ता ने बताया कि इसके अलावा बैठक में स्वच्छता अभियान और सरकार की विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल के बारे में भी जागरूकता फैलाने पर बात हुई। की मीटिंग में जो सबसे अधिक जो बात हुई वो बजट के ऊपर हुई कि जिस प्रकार सेंटर अपना बजट बनाता है, जिस प्रकार स्टेट अपना बजट बनाता है, तो ये जो थर्ड गवर्नमेंट है लोकल बॉडी की, ये भी अपना बजट बनाए। कहां से इनकम हुई, स्टेट फंड कितना आता है, सेंट्रल फंड कितना आता है और कितना खर्चा करते हैं, किस मद में कितना खर्चा करना है, कितना नहीं करना, इसकी डिटेलिंग। और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सभी 22 के 22 जिलों का जो बजटिंग सिस्टम है वो एक बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से बनकर आए, ताकि सभी कमेटीज को ये लगे कि हमारी एक इंडिपेंडेंट सरकार। स्वच्छता मिशन, इसके अलावा जो पोर्टल्स हैं, जैसे नगर दर्शन पोर्टल है और जो इंजीनियरिंग पोर्टल है। नगर दर्शन में क्या है कि प्रत्येक नागरिक जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मान लो उसकी गली खराब है या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो नगर दर्शन में डालता है। उसको फिर वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए, पार्षद या एमपी, वो उसको वेरीफाई करता है। उसके बाद डिपार्टमेंट उसको टेकअप करता है। उसकी फिर डीएनआईटी बनती है, उसका बजट बनता है, उसका टेंडर अलॉट होता है। इस तरह की सारी जानकारी। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों के चलते अब लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ रही है और नई नई कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर आ रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अब हरियाणा सरकार ने भी ईवी निर्माताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है। ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा। ईवी निर्माताओं को मिलेगी कई सुविधाएं। बदलेगा ऑटो इंडस्ट्री का स्वरूप। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी कई प्रोत्साहन नीति लेकर आई है। केंद्र सरकार ने पहले ही फेम 2 के तहत ईवी निर्माताओं को कई छूट दिए हैं। इसी के तहत अब हरियाणा सरकार ने ईवी निर्माताओं को कई वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करते हुए राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल या उससे जुड़ी कंपनियों को कई वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया। ईवी पॉलिसी से वाहनों के खरीदारों के साथ साथ निर्माता और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा। खरीदार को लाभ। 15 लाख से 40 लाख रुपए तक की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 15% या 6 लाख रुपए की छूट। 15 से 40 लाख रुपए तक की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार पर 15% या 3 लाख रुपए की छूट। 40 से 70 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार पर 15% या 10 लाख रुपए की छूट। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर व 3 व्हीलर खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 100% छूट।
निर्माता कंपनी के लिए लाभ, 10 वर्षों के लिए स्टेट जीएसटी में 50% की छूट, स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट, 20 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100% की छूट। इस नीति की खास बात है कि इसमें निर्माताओं को रोजगार सृजन करने पर भी सब्सिडी दी जा रही है। इस नीति के तहत हरियाणा के आदिवासी जनशक्ति के साथ जुड़ने पर ईवी कंपनियों को 10 सालों के लिए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 48,000 रुपए की रोजगार सृजन सब्सिडी का भी प्रावधान है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करेंगे। सरकारी और प्राइवेट इमारतों में चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। प्राइवेट ग्रुप रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, मॉल, इंस्टीट्यूट व मेट्रो स्टेशन पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। नई इलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक पर शोध करने वाले शिक्षण और संस्थानों को प्रोजेक्ट की 50% लागत दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने 2030 तक राज्य परिवहन उपक्रमों के स्वामित्व वाले 100% बसों को इलेक्ट्रिक बसों या ईंधन सेल वाहनों या अन्य गैर जीवाश्म ईंधन आधारित वाहनों में बदलने का लक्ष्य रखा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए चरणवार लक्ष्यों के साथ मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहरों के रूप में घोषित किया जाएगा। तरह के इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्माता और जो उनके खरीदार हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि तेजी से आज पूरे देश भर में अगर देखें तो लगभग 22 करोड़ व्हीकल देश भर में चल रहे हैं और हर साल 1.5 से 2 करोड़ व्हीकल बढ़ जाते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में व्हीकल चलता है और सारे देश में जो प्रदूषण फैलाता है, तो इसके कारण से प्रदूषण में बचत होगी और साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों की जो हम मंगवाते हैं उसमें भी फॉरेन एक्सचेंज लगता है, तो बहुत बड़ा खर्च पेट्रोलियम पदार्थों में होता है, उसकी बचत होगी। तो पावर के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल और इसमें जो उनके रिचार्जिंग सेंटर्स हैं उसकी भी सुविधाएं दी गई हैं कि हर शहर में रिचार्जिंग सेंटर बनाने वाले उनको भी हम आगे लेकर के आ रहे हैं ताकि रिचार्जिंग जो है वो भी आसानी से उनकी हो सके। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते अब लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ रही है और नई नई कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर आ रही है। मनोहर सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को आकर्षित करने का प्रयास लगातार कर रही है और इसी दिशा में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी गई है। हरियाणा में अब स्टार्टअप को नई गति मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ ही युवाओं की क्षमता का विकास भी होगा। हरियाणा सरकार राज्य में स्टार्टअप का सहारा बनेगी और इससे जोखिम मुक्त रोजगार मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। नए स्टार्टअप का सहारा बनी मनोहर सरकार। रिस्क फ्री रोजगार की गारंटी। सरकार का ग्रामीण युवाओं पर फोकस। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में स्टार्टअप पॉलिसी को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत अपना खुद का रोजगार खड़ा करने वाले युवाओं को सरकार हर तरह का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों का पॉलिसी में विशेष ख्याल रखा गया है। राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि देश भर में स्टार्टअप की बात करें तो हरियाणा का तीसरा स्थान है। 60,000 नई स्टार्टअप कंपनियों में से 5,000 कंपनियां हरियाणा में हैं, जो 12% बनती हैं। नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत अलग अलग छूट देकर नए स्टार्टअप को हरियाणा में आकर्षित किया जाएगा। हरियाणा की नई स्टार्टअप नीति में ग्रामीण युवाओं को विशेष मौका मिलेगा। ये नीति युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में गेम चेंजर साबित होगी। हरियाणा में अब वन क्षेत्र के 500 मीटर बाहर तक लकड़ी आधारित उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे।
पहले वन क्षेत्र के 3 किलोमीटर के बाहर ही लकड़ी आधारित उद्योग लगाने की अनुमति थी। मनोहर मंत्रिमंडल के इस फैसले से उन उद्यमियों को राहत मिलेगी जिनके उद्योगों पर 3 किलोमीटर में दायरे में होने के कारण तलवार लटक रही थी। कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में वन क्षेत्र के 500 मीटर के बाहर और 3 किलोमीटर के भीतर स्थित मौजूदा लकड़ी आधारित उद्योगों को लाइसेंस या पंजीकरण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए यह संशोधन किया गया है। इससे लकड़ी आधारित उद्योगों के विकास के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। और क्या नई स्टार्टअप नीति के तहत कुछ लाभ भी मिलेंगे? ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 7 वर्षों के लिए 50% SGST की प्रतिपूर्ति, स्टार्टअप के लिए 5 लाख रुपए तक लीज रेंटल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति, A श्रेणी के ब्लॉक में 100 स्टार्टअप, B श्रेणी के ब्लॉक में 250 स्टार्टअप, C श्रेणी के ब्लॉक में 750 स्टार्टअप और D में 1000 स्टार्टअप के लिए प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग मिलेगी। स्टार्टअप को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पेटेंट पंजीकरण के लिए वास्तविक व्यय की 100% की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो अधिकतम 25 लाख रुपए होगी। हरियाणा स्थित डेटा केंद्रों पर क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज के लिए किए गए खर्च की 75% प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति स्टार्टअप प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए तक होगी। राष्ट्रीय एक्सेलरेशन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को 2.5 लाख रुपए और अंतर्राष्ट्रीय एक्सेलरेशन कार्यक्रमों के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। हरियाणा में नए स्टार्टअप शुरू करने वालों पर सीएम मनोहर लाल ने वित्तीय प्रोत्साहन की बारिश की है। इंक्यूबेटरों को वित्तीय प्रोत्साहन। इंक्यूबेटरों की स्थापना के लिए गवर्नमेंट होस्ट इंस्टीट्यूट को 2 करोड़ रुपए तक तथा निजी होस्ट इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ रुपए तक का पूंजी अनुदान दिया जाएगा। परामर्श सहायता के लिए सरकार के स्वामित्व समर्थित प्रायोजित इंक्यूबेटरों को 2.5 लाख रुपए तक प्रति इंक्यूबेटर की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए तक की होगी। इंक्यूबेटर द्वारा लीज रेंट के रूप में किए गए भुगतान के लिए 3 साल की अवधि के लिए 50% की प्रतिपूर्ति की जाएगी। भूमि, कार्यालय स्थान, IT भवन की खरीद, पट्टे पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति होगी। उद्योग संघों, इंक्यूबेटरों, सरकारी विभागों ने स्टार्टअप के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेले, प्रदर्शनी में किया या इस तरह के मेले, प्रदर्शनी, सेमिनार्स के आयोजन के लिए वास्तविक आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो अधिकतम 50 लाख रुपए तक की होगी। इंक्यूबेटर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में स्टार्टअप प्रतियोगिता उत्सव के आयोजन के लिए प्रति आयोजन 20 लाख रुपए तक की सहायता। मनोहर सरकार की तरफ से दिए जा रहे वित्तीय प्रोत्साहन से प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय प्रोत्साहन से मिलेगा बूस्टर। पंचकूला, हिसार और अन्य संभावित स्थानों पर IT स्टार्टअप वेयरहाउस की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 4 करोड़ रुपए तथा 3 साल के आवर्ती व्यय के लिए 1 करोड़ रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पंचकूला, हिसार और C और D ब्लॉक के अन्य संभावित स्थानों पर नए मोबाइल एप्लीकेशन विकास केंद्र की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 4 करोड़ रुपए तथा 3 साल के लिए आवर्ती व्यय के लिए 1 करोड़ रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के लिए प्रति इंक्यूबेटर के लिए 50 लाख रुपए तथा 5 साल के लिए आवर्ती व्यय के लिए 20 लाख रुपए वार्षिक रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी संस्थानों में मौजूदा इंक्यूबेटर्स को उनकी सुविधाओं के उन्नयन के लिए प्रति इंक्यूबेटर 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मनोहर सरकार की इस नई नीति में ग्रामीण क्षेत्र और छोटे कस्बों के युवाओं को अपनी तकनीक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के युवाओं के लिए नए शोध और पेटेंट के क्षेत्र में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। नीति में ऐसे प्रावधान किए गए हैं
जिससे पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं को कृषि, डेयरी व बागवानी जैसे क्षेत्र में अपने स्टार्टअप आरंभ करने की सुविधा हो। नई नीति राज्य के विकास और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देगी। हरियाणा सरकार ने राज्यों में सब्जियों की खेती के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल पर आर्थिक अनुदान का ऑफर दिया है। इस सब्सिडी का लाभ सब्जियों की खेती में बांस और लोहे की स्टैकिंग विधि का इस्तेमाल करने पर मिलेगा, जिससे किसानों पर से खेती की लागत को कम किया जा सकेगा। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों को मनोहर सरकार की सौगात। स्टैकिंग तकनीक पर किसानों को मिलेगी छूट। किसानों के लिए 90% छूट का ऑफर। खेती को आसान और किफायती बनाने के लिए मनोहर सरकार कई योजनाओं के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाने का काम करती रहती है। खेती की नई नई तकनीकों और चीजों पर सरकार अपनी ओर से सब्सिडी भी देती है, जिससे किसान का पैसा कम से कम खर्च हो और उसे मुनाफा ज्यादा मिले। इस कड़ी में सरकार किसानों के लिए स्टैकिंग तकनीक लेकर आई है, जिससे सब्जियां उगाने पर सब्जियों में सड़न गलन नहीं होगी और सब्जियां कीट रोगों से भी सुरक्षित रहेगी। आइए जानते हैं कि क्या है स्टैकिंग तकनीक। क्या है स्टैकिंग तकनीक? इस विधि में बांस के सहारे तार और रस्सी का जाल बनाया जाता है। इस पर पौधों की लताएं फैलाई जाती हैं। किसान बैंगन, टमाटर, मिर्च, करेला, लौकी समेत कई अन्य सब्जियों की खेती स्टैकिंग तकनीक के जरिए कर सकते हैं। विधि में फसल को नुकसान पहुंचने का खतरा ना के बराबर होता है। इस तकनीक से खेती करने पर सब्जियों की फसल में सड़न नहीं होती, क्योंकि वो जमीन पर रहने के बजाय ऊपर लटकी होती है। इस तरह बाजार में फसलों का दाम भी अच्छा मिलता है। मनोहर सरकार ने अपने राज्य के किसानों को अधिकतम 2.5 एकड़ पर स्टैकिंग तकनीक का इस्तेमाल करके सब्जियां उगाने के लिए 50% से 90% की सब्सिडी दे रही है, जिसमें बांस स्टैकिंग और लोहे की स्टैकिंग पर अलग अलग दरों से अनुदान दिया जा रहा है। सरकार दे रही है 90% तक सब्सिडी। 1 एकड़ खेत में बांस की स्टैकिंग में लगभग 62,000 रुपए की लागत आती है, जिसमें किसानों को 31,000 रुपए से 56,000 रुपए तक की अनुदान राशि दी जाएगी। 1 एकड़ में लोहे की स्टैकिंग के लिए 1,41,000 रुपए की लागत आती है, जिसमें 70,000 रुपए से 1,26,000 रुपए तक का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से बांस स्टैकिंग और लोहे की स्टैकिंग पर सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए किसान हरियाणा कृषि विभाग के बागवानी पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसानों को अपनी जमीन का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवाना होगा। फिर किसानों को आवेदन फॉर्म के साथ इन सभी दस्तावेजों को लगाना होगा। ये दस्तावेज लगेंगे: निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, एक पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन के कागजात, बैंक खाते की पासबुक। मनोहर सरकार प्रदेश में खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई नई तकनीक का इस्तेमाल करती रहती है, ताकि फसल की गुणवत्ता में सुधार हो और किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में खेती को तकनीकी रूप से परिपूर्ण करने की इस अथक प्रयासों का राज्य में शानदार प्रदर्शन रहा है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं जैसे कृषि मित्र योजना, कृषि यंत्र अनुदान योजना इस बात का उदाहरण है और यही कारण है कि हरियाणा को कृषि के क्षेत्र के लिए पूरे भारत से सराहना मिलती है।
हरियाणा में अब खिलाड़ियों को कैश अवार्ड की राशि पाने के लिए आवेदन फॉर्म भरने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। आपको बता दें कि खेल विभाग ने कैश अवार्ड प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत भविष्य में खिलाड़ियों को ऑफिस में आकर आवेदन फॉर्म जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही तय समय पर खिलाड़ियों की राशि खातों में जमा कराई जाएगी। खेल विभाग ने इसके लिए खेल फेडरेशनों को भी अवगत करा दिया है। खेल विभाग के इस फैसले से हरियाणा के हजारों खिलाड़ियों को राहत मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। खिलाड़ियों के लिए मनोहर सरकार की पहल। कैश अवार्ड के लिए आवेदन फॉर्म का झंझट खत्म। खिलाड़ियों को तय समय पर मिलेगा कैश अवार्ड। मनोहर सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। खिलाड़ियों को अब कैश अवार्ड की राशि पाने के लिए आवेदन फॉर्म भरने के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। मनोहर सरकार ने कैश अवार्ड लेने में खिलाड़ियों के सामने आ रही दिक्कतों को देखते हुए ये फैसला लिया है। खेल विभाग का मानना है कि सभी खिलाड़ियों का पूरा डाटा विभाग के पास पहले से ही मौजूद है और जब भी कोई खिलाड़ी बाहर खेलने जाता है तो उसकी सूचना भी विभाग के पास होती है। इसलिए अब जब भी कोई खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर मेडल जीतता है तो उसको कहीं पर भी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। खेल विभाग फेडरेशन की तरफ से आई सूची के आधार पर खुद ही कैश अवार्ड के लिए यह प्रक्रिया शुरू करेगा और तय समय में ही खिलाड़ी को राशि जारी कर दी जाएगी। मनोहर सरकार हर साल नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कैश अवार्ड देती है। गोल्ड मेडल के लिए 3 लाख, सिल्वर के लिए 2 और ब्रॉन्ज मेडल पर 1 लाख रुपए की राशि खिलाड़ियों को दी जाती है। साथ ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी मनोहर सरकार कैश अवार्ड देती है। ऐसे में खिलाड़ियों को इस नई पहल से काफी सहायता मिलने वाली है। कैश अवार्ड लेने के लिए खिलाड़ियों का काफी समय बर्बाद होता है और उनकी प्रैक्टिस भी प्रभावित होती है। मनोहर सरकार की इस शुरुआत से खिलाड़ियों को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सारी जानकारी खेल विभाग के पास पहले से ही होती है। खिलाड़ियों की सुविधा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। साथ ही सभी फेडरेशन को इस बारे में अवगत कराया गया है ताकि वे वेरीफाई करके खिलाड़ी का नाम विभाग के पास भेज सकें। खेल के क्षेत्र में हरियाणा का मुकाबला करने वाला देश में कोई और राज्य नहीं है। हर खेल में यहाँ के खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं। इसकी वजह यहाँ की खेल नीति है। सरकार खिलाड़ियों को स्कूल स्तर से ही निखारने लगती है और उन्हें हर सुविधा देती है। यही वजह है कि यहाँ खेलों को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही खेलो इंडिया में हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है। मनोहर सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उसी का नतीजा है कि हरियाणा के खिलाड़ी लगातार मेडल जीतकर हरियाणा और पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। धान की खेती में कमी लाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और पानी बचाने के मकसद से हरियाणा की मनोहर सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती करने पर आर्थिक मदद भी दी जाती है। राज्य के किसानों की तरफ से इस योजना को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के लिए सरकार की योजना। फलों के बाग लगाने पर विशेष अनुदान। धान की खेती में आएगी कमी, बचेगा पानी। प्रदेश की मनोहर सरकार किसानों के उत्थान और हितों के मद्देनजर विभिन्न योजनाओं और स्कीमों को क्रियान्वित कर रही है। धान की खेती में कमी लाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और पानी बचाने के मकसद से हरियाणा की मनोहर सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत
किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती करने पर आर्थिक सहायता भी दी जाती है और यही कारण है कि किसान इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हरियाणा में धान की खेती में अत्यधिक पानी की जरूरत पड़ती है। इससे भूजल स्तर में कमी आ रही है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने योजना की शुरुआत की थी। राज्य के किसानों की तरफ से इस योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। मेरा मानना है कि ये सरकार का अच्छा फैसला है, क्योंकि पिछले दिनों भी सरकार ने जो पिछले सालों में भी फैसले लिए थे कि धान की खेती को थोड़ा कम किया जाए, जिसे जो है जल स्तर गिर रहा है तो शायद वो कुछ लेवल रहे। तो अगर सरकार ने फलों की बागवानी के लिए अनुदान भी देने की घोषणा की है तो मेरे सोच में तो बहुत अच्छा विचार है ये, और किसानों को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि धान लगाने से तो काफी पानी जो जरूरत होती है जी। और अगर ये फलों के वृक्ष लगाए जाएंगे तो दोनों तरफ से फायदा होगा। किस तरह से? एक तो जल स्तर भी लेवल रहेगा और दूसरा जो किसानों को भी फलों में हो सकता है कि अच्छी इनको फसल अच्छी हो और अच्छा पैसा भी कमा सके। हाँ जी, इस चीज के लिए मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत अच्छा निर्णय है। बहुत वह किसानों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है। जैसे कि हमारा जल स्तर नीचे घटता जा रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। हम पेड़ लगाएंगे, हमें ऑक्सीजन मिलेगी इससे और हमें बहुत फायदे मिलेंगे इससे। बच्चों के लिए फल होंगे पेड़ों पे, पौधों से ऑक्सीजन मिलेगी और जल में बहुत फायदा होगा जी। जैसे जल स्तर घटता जा रहा है तो ऐसे हमें पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से बहुत, और सुना जा रहा है कि कुछ अनुदान राशि भी दे रहे हैं, इससे हमें पेड़ पौधों को पालने के लिए सहायता मिलेगी। और जैसे कि पेड़ पौधों से हमें फल मिलेंगे, उनसे आमदनी भी हमारी अच्छी होगी जी, इसमें भी हमें बहुत सहायता मिलेगी। इस स्कीम के से तो हमारा आमदनी हो जाएगी और पानी की बचत होगी और फलों, एक तो फल मिलेगा और ऊपर से जो पेड़ ऑक्सीजन छोड़ेंगे पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा और बहुत ही अच्छी स्कीम है। इससे फायदे तो ये हैं जी, खट्टर सरकार ने पहले भी पानी के जल स्तर को नीचे गिरने से बचाने के लिए धान की फसल के कई ऑप्शन और भी दिए हैं। दालें लगाओ, मक्की बो, उससे जल का लेवल भी हमारा ऊपर होगा, क्योंकि उसमें तो पानी की कम आवश्यकता होती है पेड़ों में। ये तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। प्रत्येक जिले में किसान इस योजना के तहत पंजीकरण करा रहे हैं। धान की जगह किन फसलों पर ध्यान दिया जा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए जानिए। कौन सी फसलें उगाने से फायदा? मक्का, अरहर, मूंग, तिलहन, सब्जियां। अब ये योजना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है और किसान इसका लाभ लेने के लिए कृषि और बागवानी विभाग में पंजीकरण करा रहे हैं। आइए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। योजना से जुड़े आंकड़े। खरीफ सीजन में 5600 एकड़ में होने वाली धान की खेती की जगह अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती कराने का लक्ष्य। कृषि विभाग को अपने हिस्से के 4350 एकड़ में से 3851 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती कराने में सफलता। बागवानी विभाग के 1250 एकड़ में से 509 एकड़ क्षेत्र में अन्य फसलों की खेती लक्ष्य का 89% हासिल कर लिया है। 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक प्रोत्साहन। किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बाद में सरकार की तरफ से सत्यापन के बाद किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मनोहर सरकार शुरू से ही किसानों के हितों में योजनाओं का संचालन कर रही है, ताकि प्रदेश में किसानों और खेती की तस्वीर बदली जा सके। हरियाणा डायरी में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।